जो तीन स्टॉक्स आज फोकस में हैं, इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लियरली अदानी पोर्ट्स ये एक स्टॉक है जहां आज तीन चार ब्रोकरेजेस ने अपना टारगेट बढ़ाया है। सिटी की स्पेसिफिकली बात करें तो इनका नया टारगेट है 1213 रुपये, जो जिन्होंने ये टारगेट 25% से लगभग बढ़ाया है। 972 का प्रीवियस टारगेट था। और जिस हिसाब से कंपनी के वॉल्यूम्स आए हैं पोर्ट बिजनेस को लेके, और जिस हिसाब से वैल्यूएशंस अभी भी 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस 20 के पी पे है, इनको लगता है कि यहाँ से फर्दर री रेटिंग पॉसिबल है। 5% ऊपर था स्टॉक इंट्राडे, लेकिन मार्केट के साथ यहाँ भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। अभी 2% की तेजी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रही है स्टॉक। इसके अलावा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, ये भी एक काउंटर फोकस में है। ये लगभग 4,800 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे अगले 5 से 6 सालों में एक बैटरी के प्लांट लगाने पे। तो लिथियम आयन की जो ये बैटरी प्लांट है, इसकी जो एक्सपेंशन प्लान है, इसको लेके शायद मार्केट एक्साइटेड है। स्टॉक 5% नए 52 वीक हाई पे आपको दिखाई पड़ रहा है इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद। और आखिर में पतंजलि, ये एक स्टॉक फोकस में है, 2% की गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। येस्टरडे जो एनालिस्ट मीट थी, इसमें कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में एनालिस्ट को बताया, और जो फूड बिजनेस है और जो ऑयल बिजनेस है, इसके डीमर्जर पे भी जो फीडबैक इनको मिला है वो भी कंसिडर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर स्टॉक में थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट, लेकिन मार्केट के साथ यहाँ भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग ऊपर के लेवल से आ रही है। स्टॉक नए 52 के खाए पे। ओके, तो ये फिलहाल आज लार्ज, अरे भाई साहब कल बहुत लार्ज ट्रेड्स हुए। पहले एक बार जान लेते हैं कौन कौन से लार्ज ट्रेड इंटरेस्टिंग थे, उसके बाद एक्सपर्ट्स उन पे चर्चा करेंगे। हर्षदा, क्या क्या कल एक्शन हुआ? कल तो हुनासा जिस पर हमारी नजरें थी, स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होकर बंद हुआ है। यहाँ पर फायर साइड वेंचर्स ने करीब करीब 2% हिस्सा ऑफलोड किया। 378 के आसपास ये हुआ था और 230 करोड़ का ये सौदा रहा। अब इसमें बायर का जो एक नाम उभर कर आया है वो है नॉर्जिस बैंक। इन्होंने करीब करीब 25 लाख शेयर मार्केट से उठाए इस पर्टिकुलर सौदे के बाद। तो वो स्टॉक आज देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा। श्रीराम प्रॉपर्टीज और खुलने के साथ ही दरअसल ये डील सामने उभर कर आई थी, जहां पर टीपीजी एशिया ने कुछ हिस्सेदारी अपनी बेची है। इनके पास इनफैक्ट लास्ट 9.86% हिस्सेदारी थी और उसमें से करीब करीब 1.5 करोड़ शेयर के आसपास की बिकवाली हुई है। 113 रुपए 40 पैसे के आसपास ये सौदा हुआ। जो खरीदार है उनमें बीएनपी पारिबा, जिन्होंने 10 लाख शेयर खरीदे, 8.5 लाख शेयर तारा इमर्जिंग एशिया ने खरीदे, और ओम एंटरप्राइजेस ने करीब करीब 10 लाख शेयरों का सौदा किया है, वहां पर उन्होंने शेयर खरीदे। सफायर फूड्स भी कल ब्लॉक डील में आया था, जहां पर अरिंजे, एक मॉरिशियन नाम है, उन्होंने 27 लाख शेयर, नियरली 4% के आसपास की इक्विटी ऑफलोड की। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने आकर 3.1% स्टेक खरीदा है, यानी कि 20 लाख शेयर उन्होंने खरीदे और ये पूरा हिस्सा करीब करीब 1400 रुपए प्रति शेयर के आसपास लिया गया। ओके, ये है लार्ज ट्रेड्स, कुछ प्रोमिनेंट लार्ज ट्रेड्स जो मेंशन हुए। होनासा कंज्यूमर दरअसल वो गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है जिसने 25 लाख शेयर्स नॉजिस के थ्रू एक्वायर करे हैं। अवस्थी साहब, क्या करना चाहिए? होनासा कंज्यूमर रिजल्ट, लिस्टिंग के बाद डिसअपॉइंटमेंट, फिर तेजी, उसके बाद नतीजों ने और ताबड़तोड़ उछाल दे दिया स्टॉक को, अब करेक्शन फेज में वापस जा रहा है। आप लोग के रडार पे है क्या? आप लोग का गो टू स्टॉक है क्या? किसी लेवल का इंतजार करो जिस पे एंट्री करोगे, ऐसा कुछ है क्या? बेसिकली किसी लेवल का इसे इंतजार तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट हमारा व्यू हमेशा से पॉजिटिव रहा है। हमें लगता है अभी तक कंपनी ने एक ही ब्रांड की पावर स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किया है, जैसे जैसे जो बाकी 4-5 ब्रांड्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, उनकी ट्रेजेक्ट्री में थोड़ा ट्रैक्शन आता है, वैसे वैसे आपको ग्रोथ काफी स्ट्रांग मिल सकती है। अगर पिछले क्वार्टर के नतीजों को भी आप देखें, लगभग कंसोलिडेटेड लेवल पे 2 रुपए के आसपास की क्वार्टरली अर्निंग थी। तो मुझे लगता है अगर इस टाइप की ग्रोथ कंपनी क्लॉक इन कर सकती है, अभी तक हम लोग कितना अगले 2-3 साल में 5-6 रुपए की ईपीएस कंसेंसस अर्निंग्स मॉडल कर रहे थे। तो मुझे लगता है अगर 1-2 क्वार्टर और ऐसे नंबर्स आते हैं, 2-2.25 रुपए की क्वार्टरली अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट करती है, तो फिर ऐसी हाई ग्रोथ सेमी एफएमसीजी कंपनी के लिए मुझे नहीं लगता कि 30-40 का मल्टीपल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, बट बहुत एक्सपेंसिवली वैल्यूड नहीं है। अगर आप 8 रुपए की अर्निंग्स को 30-35-40% के हिसाब से एक्सट्रापोलेट कीजिए 2 साल, तो मुझे लगता है कि आसानी से कंपनी 15-16 रुपए के आसपास की अर्निंग 2-3 साल में रिपोर्ट कर देगी, और उस हिसाब से फिर ये वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं लगती। तो हमें लगता है 450, 450 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स लेके आपको चलना चाहिए इसमें। ओके, इसमें बस मुझे ना एक तकलीफ है, इसका जो चार्ट है ना, एक बार आप 1 महीने का इसका चार्ट देखिए। चीज़ें एडअप थोड़ी सी मुझे लग रहा है कम हो रही हैं यहाँ पर, इन द सेंस कि स्टॉक आया आईपीओ और बहुत लोगों ने कहा कि बहुत महंगा आईपीओ था,
उसके बाद वो इशू प्राइस से नीचे आया, इशू प्राइस से करीब 10% नीचे आ गया था। फिर एकदम से वो जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, जिसमें 500 रुपये तक के टारगेट थे। वहाँ से स्टॉक घूमा, उसके बाद शानदार रिजल्ट आए, बहुत शानदार रिजल्ट आए। उस दिन स्टॉक ने पीक बना दिया उस शानदार रिजल्ट के बाद, और वहाँ से स्टॉक गिर रहा है। और कल एक और सबसे अर्ली इन्वेस्टर है, उसने चेकआउट कर लिया। तो ऐसे स्टॉक्स में ना मुझे थोड़ा सा रिटेल को लेकर थोड़ा डर लगता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। कईयों ने इसको ना आईपीओ के बाद लॉस में बेचा होगा, कईयों ने उसको 450 रुपये उसके बाद खरीदा होगा मोमेंटम में। तो ये ऐसे स्टॉक्स में ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक अप्रोच लेना। ये रिटेल का नहीं है, ये रिटेल का नहीं है स्टॉक। बेसिकली मैं ये छोटी बात जो है ये कहने की कह रहा हूँ कि रिटेल का है नहीं है स्टॉक, कुछ टाइम के लिए इसको अवॉइड करें। जबरदस्ती लक मत आजमाएं, ये रिटेल का है नहीं, इसे अवॉइड करेंगे। ऐसी ही रिटेल का नहीं है, डेल्टा कॉप के लिए कितनी बार चर्चा हुई थी। बिल्कुल, ये रिटेल के लिए गुड स्टॉक है नहीं, जब वो बैन में जाता था और इवेंचुअली खैर श्रीराम नहीं, ऐसा कुछ दोनों का लेन देन नहीं। इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा हुई थी कि रिटेल के लिए है नहीं डेल्टा कॉपी, यही इसीलिए मैंने कहा, अदरवाइज दोनों कंपनी से कोई लेन देन नहीं। भाई साहब ध्यान रखिएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।